Hello students, let us explore computer network. I will describe this topic you in Hindi. In previous video I will describe the chapter as it is, and now you will understand each and every topic or options available in this chapter in Hindi language. So let us explore computer network. तो चलिए विस्तार पूर्वक कंप्यूटर नेटवर्क को समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कैसे कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, नेटवर्क कैसे बनता है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है और इसके लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है इत्यादि। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार की आवश्यकता। संचार की आवश्यकता, तो यहाँ पास दो इमेजेस दी हुई हैं। लुक एट टू इमेजेस गिवन अबव, व्हाट डू दे डिपिक्ट। तो ये दोनों इमेज में आपको देख के समझना है और बताना है कि इसे क्या समझ में आ रहा है। तो इसे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ये एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब ग्रुप में काम कर रहे हैं मतलब सबको पता है कि उनका क्या क्या काम है। इसका मतलब ये है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तभी इस तरह के ग्रुप में काम किए जा सकते हैं। तो पहले वाले ग्रुप में पिक्चर में एक एन आर्मी ऑफ आंट है, चींटियों की सेना है, और दूसरे में एक 20 मधुमक्खियों का झुंड है या स्वार्म है। सो वी एक्चुअली डोंट हैव टू बी बॉर्न एज, हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ ऐसे हैं जो जन्म से लेने के बाद से ही ह्यूमन ही ऐसे हैं जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं जो जीवित हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, बंदर, डॉल्फिन्स एक दूसरे के साथ, और इस तरह एक ग्रुप में काम करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी भी तरह से जो आपको एक्सप्रेस करना है या बताना है, वो आपके विचार हों या आइडिया हों या कोई भी चीज़, जिस चीज़ को भी बताने की ज़रूरत हो उसको आप बता सकें। कम्युनिकेशन का यहाँ पास यही मतलब समझना चाहिए। अब अगर हम कम्युनिकेशन में आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टेड विथ कैरियर पिजन्स। तो जब इतिहास शुरू हुआ था कम्युनिकेशन का, उस समय कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था। उसके बाद फिर घोड़े में संदेश लेके जाते थे, जैसे आजकल महाभारत और रामायण वगैरह में संदेश लेके घोड़े से जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं पुराने वीडियो में। फिर उसके बाद पत्रों का आना जाना चालू हुआ, और पत्रों के आने जाने के बाद फिर जैसे ही टेलीफोन आया वैसे ही संचार इतना फास्ट हो गया, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय कम्युनिकेशन किया जा सकता था। मतलब कम्युनिकेशन में जो समय लगता था डिस्टेंस के कारण, वो समय को बचा लिया गया। तो कंप्यूटर केवल इसलिए नहीं बने हैं कि उनका उपयोग करके गणित लगाया जाए या वैज्ञानिक साइंटिस्ट या विज्ञान की चीज़ों को सॉल्व किया जाए। कंप्यूटर का यूज कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। एज वेल एज नो ईच कंप्यूटर हैज़ इट, मतलब कि जैसे कि सभी को पता है कि हर कंप्यूटर में उसका खुद का कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो एक दूसरे से पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडीज के द्वारा सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं या करते हैं। तो इस तरह सूचनाओं के रिसीव करने और भेजने की ज़रूरत के कारण ही इस टेक्निक को काफ़ी आगे बढ़ाया गया कि माउस के एक क्लिक के पे ही
हाँ दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सके, और इसी इच्छा के कारण कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का समूह है। 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर देयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जिससे कि वो एक दूसरे से अपने डाटा और सूचना को शेयर कर सकें। नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा नेटवर्क को और अच्छे से भी यहाँ आप दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना हुआ है। अब इस नेटवर्क में बीच में एक नेटवर्क है, उस लोकल एरिया नेटवर्क, उससे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। जैसे एक नेटवर्क से 3 पीसी जुड़े हुए हैं, और एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप और एक मोबाइल जुड़ा हुआ है। इस तरह से इतने सारे पीसी और कंप्यूटर, इतने सारे लैन, लास्ट में एक मास्टर सर्वर या मास्टर कंप्यूटर के थ्रू मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया से जुड़कर नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं कि केबल के थ्रू एक नेटवर्क बनाया गया है, और इसमें 2 कंप्यूटर और एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो फाइलें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर होते हुए प्रिंटर में आ रही हैं, और प्रिंटर से प्रिंटिंग का काम संपन्न हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये कनेक्शन सिर्फ वायर के थ्रू हो, ये बिना वायर के भी पॉसिबल है, और इसी को हम वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो हियर रिटन एज दैट सम कनेक्शंस आर वायरलेस यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो कुछ कनेक्शंस जो वायरलेस होते हैं वो रेडियो तरंगों या फिर अवरक्त किरणों का प्रयोग, या अवरक्त सिग्नल्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ सर्वर के बारे में बताया गया है कि नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। तो क्लाइंट, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वो कंप्यूटर जो डेटा लेने आया हुआ है, और सर्वर मतलब जिसके पास स्टॉक रखा हुआ है और वो प्रोवाइड करेगा या वो सर्व करेगा। तो इसी प्रकार किसी भी नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डेटा लेते हैं, और कोई एक मेन कंप्यूटर होता है जो उनको डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम वेबसाइट की बात करें तो हर एक वेबसाइट का अपना खुद का डेटा होता है, और उस डेटा को जो भी व्यक्ति उस वेबसाइट को ओपन करता है वो यूज़ करता है, तो वो क्लाइंट होता है। मतलब कि जब भी आप अपने मोबाइल पे वेब पेज ओपन करेंगे तो आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको उसके कंप्यूटर के सर्वर पे जहाँ पास वेबसाइट उसकी अपलोड है ऑलरेडी, और वहाँ से वो जब सिग्नल देगा तो फिर आपकी सूचना के अकॉर्डिंग जो रिप्लाई होगा वो आपके पेज पे शो होगा। हाँ, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है इसलिए दिखाई नहीं देता, पर प्रोसेस बहुत लंबा है। तो यहाँ पास क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर एक नेटवर्क में फिजिकल वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये 4 क्लाइंट्स हैं, ऊपर नीचे और बीच में आपका सर्वर लगा हुआ है। सर्वर स्टोर्स एंड सेंड डेटा टू अदर कंप्यूटर्स एंड आल्सो कंट्रोल द नेटवर्क एक्सेस ऑफ अदर कंप्यूटर्स। सो जो भी उससे जुड़े होंगे सर्वर कंप्यूटर से, उसमें से किस कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना है और किसको नहीं, ये डिसीजन सर्वर का होता है। अब अगर सर्वर और क्लाइंट एरिया नेटवर्क के बारे में हमें समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे कि जो नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक पीर टू पीर आर्किटेक्चर, और दूसरा मतलब नेटवर्क का डिज़ाइन, और दूसरे डिज़ाइन को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। तो पहले पीर टू पीर नेटवर्क में ही सारे कंप्यूटर्स में कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, सारे कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है और सबकी क्षमता बराबर होती है। जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो इस तरह का होता है कि जो मेन सर्वर होता है उसकी
कंपेटिबिलिटी बाकी क्लाइंट कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है उसकी क्षमता, क्योंकि उसको डेटा स्टोर करना होता है और डेटा को वापस प्रोवाइड करना होता है, उस क्लाइंट को मैनेज करना होता है। सो यहाँ पास अब इस नेटवर्क को बनाने के लिए दो तरह की नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। पहला है वायर वाली टेक्नोलॉजी और दूसरा बिना वायर की टेक्नोलॉजी। वायर मतलब तार से जैसे जोड़ने से करंट आ जाता है पंखे में या लाइट में, उसी तरह से कंप्यूटर के बीच भी तारों को जोड़कर ही कम्युनिकेट किया जाता है। तो कौन कौन से वायर का प्रयोग किया जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो वायर नेटवर्क टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कंप्यूटर के डिवाइसेस को, चाहे वो प्रिंटर हो या फिर अदर कंप्यूटर्स हो, इनको वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। और वायरलेस टेक्नोलॉजी में वायर का प्रयोग नहीं होता, बिना वायर के ही नेटवर्क में कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन और डेटा दिया और लिया जाता है। तो इसके लिए इसके उदाहरण जो है वो रेडियो सिग्नल्स बोल सकते हैं और माइक्रोवेव सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वायर्ड नेटवर्क सेटअप में किस तरह से फिजिकल वायर के थ्रू क्लाइंट और मेन सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हैं। तो अब इसके लिए कौन कौन सी वायर का प्रयोग किया जाता है इसको भी समझते हैं कि किस किस वायर के थ्रू किस तरह की सूचना आई और जा सकती है, हर वायर की क्या क्षमता होती है और किस पद्धति या किस तकनीक के लिए किस वायर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले वायर टेक्नोलॉजी को समझेंगे, इसके बाद फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी को समझने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पास जब हम देखेंगे कि वायर कौन कौन से यूज होते हैं, तो यहाँ पास हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और कोएक्सियल केबल्स। तो यहाँ पास ट्विस्टेड पेयर आप लोगों ने देखा ही होगा, ध्यान से देखिए। दो तरह के होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला होता है शील्ड और दूसरा होता है अनशील्डेड। शील्डेड में शील्ड लगी होती है बाहर से और अनशील्डेड में शील्ड नहीं लगी होती। तो अगर आपसे पूछा जाता है UTP का फुल फॉर्म, तो आप बता सकते हैं कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इस तरह के वायर का प्रयोग जो किया जाता है वो कंप्यूटर के अदर डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि द ट्विस्टेड पेयर केबल यूज फॉर नेटवर्किंग इज ऑफ टू टाइप्स, शील्डेड एंड अनशील्डेड केबल। तो एन ईथरनेट केबल इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर। इट इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क डिवाइसेस। डिफरेंट द डिवाइसेस कैन बी कंप्यूटर, स्विच। तो इस केबल का यूज करके हम करंट सप्लाई करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क डिवाइसेस, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली द डिवाइस कैन बी अ कंप्यूटर। तो किसी भी नेटवर्क डिवाइस में दो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई है बाकी कनेक्टिविटी के लिए तो यूज करते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ होता है और ये काफ़ी सस्ता होता है वायर। इसमें पावर कम कंजप्शन होती है और इसको लगाना या जोड़ना आसान होता है। एक जगह से दूसरी जगह आप वायर के थ्रू कनेक्शन कर सकते हो, ईज़िली हो जाता है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के अदर माउस, कीबोर्ड या इस तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस की वायरिंग। डिसएडवांटेज डेट इसमें अगर कहीं फॉल्ट आ जाता है तो वो खोजना मुश्किल होता है। ठीक, डायग्नोज द फॉल्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इथरनेट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड, और जब आप इस तार को लगाएं तो इसका एक्सेप्टर या इथरनेट कार्ड कंप्यूटर के अंदर होना ही चाहिए।
दूसरा है कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल क्या होते हैं? तो कोक्सियल केबल वो केबल होते हैं जिनको हम अपने सेट टॉप बॉक्स के पीछे लगा देख सकते हैं घर में, अगर सेट टॉप बॉक्स है तो। सेट टॉप बॉक्स मतलब जब टीवी चलाने के लिए जो कनेक्शन लगाया जाता है, ये जो कोक्सियल केबल होता है या कोक्सियल वायर होता है, ये एक इसके बीच में कॉपर की पतली तार होती है और चारों तरफ एक मोटा प्लास्टिक का कवर होता है सफ़ेद रंग का, और उसके ऊपर एक जैकेट लगा होता है वायर्स का। इसका यूज़ टीवी कंपनीज द्वारा टेलीविज़न के सेट्स को एंटीना से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो ये जो कोक्सियल केबल होता है ये सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता और डेटा को काफ़ी लंबी दूरी तक ले जा सकता है। इसकी नॉइस इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके ऊपर एक मोटा कवर लगा होता है। ये सस्ते होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इसके साथ आसानी से वर्क किया जा सकता है। और ये ट्विस्टेड पेयर की तुलना में ज़्यादा मजबूत और सिग्नल और स्ट्रेंथ को बना के रखने वाले होते हैं। डिसएडवांटेज कोक्सियल केबल का ये है कि ये कॉपर कंडक्टर्स के बने होते हैं जो आसानी से टूट जाता है। तो अगर कभी कभी आपका तार डिस्क अंदर से तार टूट गया तो कनेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो थिक कोक्सियल केबल डू नॉट बेंड ईजली, और ये मोटे होते हैं इसलिए मुड़ते आसानी से नहीं हैं, तो इसको इंस्टॉल करना मुश्किल जाता है कई बार। तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये बहुत ही विशेष केबल है। इसको ग्लास थ्रेड्स का प्रयोग करके बनाया जाता है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, और इसमें जो डेटा है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, मतलब कि लाइट की स्पीड से ट्रांसमिशन होता है डेटा का। इसीलिए 2G को और 3G को और 4G को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर हम इसकी बात करें कि जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल होता है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो पहली चीज़ ये कि ये वज़न में हल्का होता है और इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार में ले जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है सूचना की गति को बढ़ाने के लिए। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो ये टूट आसानी से जाता है और इसको बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी महंगा होता है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी कुछ 3-4-5 सालों के अंदर रोड किनारे गड्ढे करके जो वायर लगाए गए हैं, इन केबल्स को पहले प्लास्टिक की मोटी पाइप के अंदर से इंस्टॉल करके उसके बाद फिर सेंड किया गया है, जिससे इनकी सुरक्षा की जा सके। और ज़मीन के नीचे ये अगर 6 से 8 फीट की गहराई में इनको डाला गया, उसके बाद भी ये उस जगह पर होकर भी इनकी सुरक्षा इतनी ज़रूरी होती है कि उनको वैसी जगह पे रखा गया है। अब अगर ट्विस्टेड केबल के बाद फिर हम आगे बढ़े और ये देखना चाहें कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो कौन कौन सी है, तो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी में अगर हम समझना चाह रहे हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्लूटूथ, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक, इन सबको वायरलेस टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये जितनी पद्धतियाँ ये अलग अलग क्यों हैं, तो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। कुछ कम दूरी में काम करती हैं, कुछ ज़्यादा दूरी में, कुछ का एरिया और ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, और कुछ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में वर्क होता है। जैसे अगर हम इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो एक सीधी लाइन में मूव करती हैं, और दूसरी चीज़ वो वॉल या बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकती। जबकि अगर हम ब्लूटूथ या फिर वाईफाई की बात करें तो ये एक बिल्डिंग या एक बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकते हैं। सॉरी, बिल्डिंग नहीं, एक वॉल को क्रॉस कर सकते हैं ये वेव्स।
तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कम दूरी में। ये दूरी है जो है ये 10 मीटर या उससे कम होती है, और ये अलाउ करता है एक साथ कई डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स मतलब कि आपका जो स्मार्ट टीवी या टीवी का जो सेंसर है उसमें एक लाइट जलता है, और दूसरा लाइट जो होता है आपके सेट टॉप बॉक्स में या टीवी में चलता है। तो जब तक वो लाइट एक सीध में नहीं होंगे तब तक वो सिग्नल कैच नहीं होगा। दूसरी चीज़ डिस्टेंस भी कम होती है। तो अगर हम देखें इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है, तो इंफ्रारेड के बारे में लिखा हुआ है, दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से ज़्यादा दूर में रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर इंफ्रारेड में लाइट के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, कम दूरी के लिए है, और ये एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ पेयर नहीं हो सकता। तीसरी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को एक एंटीना से ट्रांसमिट किया जाता है। देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ये ओमनी वेव डायरेक्शनल वेव्स होती है, मतलब कि एंटीना से जब ट्रांसमिट किया जाता है तो चारों तरफ के डायरेक्शंस में जा सकती हैं रेडियो तरंगें। दूसरी चीज़ ये इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि ये बिल्डिंग्स वगैरह को भी क्रॉस कर जाती हैं। सो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट म्यूज़िक। इसके थ्रू म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे AM FM रेडियो, टेलीविज़न, कार्डलेस टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, वायरलेस लैन एक्सेट्रा। रेडियो वेव्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स में यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेडियो वेव्स की बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और बिल्डिंग तक को पेनिट्रेट कर देती हैं इजीली, जबकि जो ब्लूटूथ है वो इंफ्रारेड है वो वाल को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रेवल करती हैं रेडियो वेव्स, इसलिए इन पर मौसम का प्रभाव आसानी से पड़ता है, जैसे पानी गिरना, तूफान का आना इत्यादि। अगला पॉइंट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मतलब कि सैटेलाइट के थ्रू या उपग्रह के थ्रू संचार। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पूरे संसार में प्रयोग किया जाता है, और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये अलाउ करता है यूज़र को ट्रांसमिट करना सिग्नल अर्थ के किसी भी पार्ट से। तो जब एक सिग्नल सैटेलाइट को सेंड किया जाता है तो यह उस सिग्नल को वापस रिफ्लेक्ट कर सकता है अर्थ के किसी भी कॉर्नर पे, इट टू अनदर सैटेलाइट, या फिर किसी दूसरे सैटेलाइट पे। इस तरह से ये पूरे अर्थ में सैटेलाइट के थ्रू कहीं भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे घर में सैटेलाइट के थ्रू टीवी से मूवी चलती है या कम्युनिकेट किया जाता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है थर्ड जनरेशन है। तो 3G जो है नए जनरेशन का वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, और इसमें कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मेन कारण 3G को लॉन्च करने का ये था कि इसके द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकें, जैसे कि वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव मूवी देखना। पहले मूवी अटक अटक के चलती थी, फिर मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, IPTV एक्सेट्रा। फिर 4G जनरेशन, 3G का नया एक कदम आगे बढ़ के 4G आया, ठीक, जियो आया, आगे बढ़ते हैं। तो 3G का सक्सेसर है 4G, 3G के बाद आया है 4G, और 4G की बैंडविड्थ और सर्विस जो है वो 3G से बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसकी बैंडविड्थ लगभग 100 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि ये ट्रांसफ़र डाटा मच हायर रेट्स, जो इसके डाटा ट्रांसफ़र को बहुत हाई बढ़ा देते हैं। सो 4G टेक्नोलॉजी को एक और नाम दिया गया है या रिफ़र किया गया है, उसको मैजिक भी कहते हैं 4G को।
4G के बाद फिर वायरलेस में देखेंगे बिना वायर के और कैसे डेटा इधर उधर कर सकते हैं। तो वाईफाई एक अगली टेक्नोलॉजी है। तो वाईफाई जो है बहुत ही पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो एक रूम या एक बिल्डिंग के अंदर काम करती है या इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वाईफाई में रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है जिससे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तकनीकी का सबसे ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर को कनेक्ट करने, टैबलेट को कनेक्ट करने, मोबाइल को कनेक्ट करने, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। वाईफाई नेटवर्क्स को हमको पासवर्ड से प्रोटेक्ट रखना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी को। इसका पर्पज़ ये है कि अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सकें आपके वाईफाई के डेटा को। वाईफाई के बाद अगली जो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है वो है वाईमैक्स। सो जो वाईमैक्स है ये वाईफाई के सिमिलर ही है लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा है और स्पीड बहुत ज़्यादा है। वाईफाई बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करता है और इसका रेंज लगभग 30 मील का होता है। और इस वायरलेस टेक्नोलॉजी में डाटा जो है 30 से 40 Mbps की स्पीड से। वाईमैक्स के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? तो नेटवर्क जो क्रिएट किए जाते हैं वो उसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं कि वो कौन सा नेटवर्क होगा। जैसे अगर कोई एक रूम में है या एक बिल्डिंग में है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो लोकली है। तो इस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अगर हम बात करें कि कोई ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जो किसी सिटी में है या किसी बड़े एरिया में है तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर हम बात करें कि ऐसा नेटवर्क जो नेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस करता है तो उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। सो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परिभाषा को समझते हुए। सो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क covering a small area like home office or a group of buildings such as a school or a college। तो लोकल एरिया नेटवर्क इस तरह का होता है कि वो एक स्कूल या कॉलेज के एरिया में वो नेटवर्क एरिया है तो उस एरिया के लोग उस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन और डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन दैट अ सिंपल लैन कैन कंसिस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। सो एक सिंपल लैन का एग्जांपल लें तो एक छोटा सा कंप्यूटर ले सकते हैं कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो प्रिंटर से एक जुड़ा हुआ है जो एक वायर के थ्रू, और या फिर ये कई सारे कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जो हमारे छोटे से ऑफिस का है। एक लाइन है कि एक प्रिंटर कई कंप्यूटर द्वारा शेयर किए गए तो एक नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है। जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होते हैं वो एक दूसरे के बीच टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो आदि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन लैन का साइज एक लिमिटेड होता है, लगभग कुछ 100 मीटर्स तक। लैन में चूँकि एरिया छोटा होता है इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है और ये स्पीड लगभग 10 Mbps से 10 Gbps तक की हो सकती है। मतलब 10 GB डाटा पर सेकेंड तक ट्रांसफ़र हो सकता है किसी लैन में। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे से वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टिंग टू, और एक केबल से दूसरा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। ये लैन जो है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। लैन के बाद हम मैन की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो ऐसा नेटवर्क होता है जो एक लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक कैंपस या कॉरपोरेट ऑफिस और आ सिटी या एक कोई सिटी को कवर करता हो। और इस मैन के अंदर कई सारे लैन भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी एक बड़े ऑफिस में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है और फाइनेंस अलग है, तो
मेन नेटवर्क अलग होगा और उसके बाद फिर एचआर डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय के साथ उनका नेटवर्क होगा वो अलग होगा। तो उस तरह के नेटवर्क को हम लैन बोल सकते हैं, और जो बड़े नेटवर्क से वो जुड़े हैं उसको हम मैन बोल सकते हैं। और मैन भी कहीं से जुड़ा होगा वो फिर वैन हो सकता है। तो इस तरह से एक कल्पना के द्वारा समझ सकते हैं हम इस चीज़ को। मैन की हाई स्पीड होती है और ये कई तरह के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। मैन का एग्जांपल टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दे सकते हैं, जैसे DSL टू कस्टमर एंड केबल टीवी नेटवर्क्स ब्रांचेज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन सेवरल सिटीज कॉन्टैक्ट टुगेदर। ठीक। मैन के बाद फिर जो अगला टॉपिक है वो है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन्स। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो लैन एंड मैन सबको कनेक्ट करके बनता है। ये एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है और ये कंट्री, देश या किसी द्वीप या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकता है। तो इसमें डेटा जो होता है टेलीफोन लाइन के ऊपर बहुत हाई स्पीड से ट्रांसमिट होता है और वायरलेस पे जो डेटा है वो सैटेलाइट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। इंटरनेट और ATM फैसिलिटी जो है उसको हम वैन का एग्जांपल मान सकते हैं कि इनका जो नेटवर्क है वो अलग होता है। वैन के बाद इंटरनेट आता है। तो इंटरनेट जो है वो जितने भी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट करने से जो नेटवर्क बना हुआ है ग्लोबल नेटवर्क है। मतलब इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें करोड़ों अरबों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इसको हम वैन भी कहते हैं। इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। इसमें हम संचार हेतु अपने टेक्स्ट मैसेज, इमेज, वीडियोस किसी को भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, जिसमें नेटवर्क है। और इंटरनेट इनेबल करता है हर एक सिस्टम में यूज़र के अकॉर्डिंग इवन डिसिमिलर कंप्यूटर्स विथ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर सेम जैसे एक जैसा नहीं है। एक के कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे के कंप्यूटर में जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी सुविधा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो जानकारियाँ ट्रांसमिट होती हैं उन जानकारियों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके कलेक्शन को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, यहाँ पास कुछ लिंक्स दी हुई हैं जिन पर जाके देखा जा सकता है और डिस्क्रिप्शन में ये लिंक हम देंगे जिससे आप इनको देख लीजिएगा। टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज देखें तो इंटरनेट की सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट की सर्विस हमारे यहाँ जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है वही प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन और बाकी नाम तो इस समय कम सुनाई दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग तरह की सर्विसेज इंटरनेट की प्रोवाइड करते हैं और ये टेलीफोन लाइन के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे कॉमन डायल अप है, जिसमें आपको लैंडलाइन के थ्रू कनेक्शन, जो मतलब आपका टेलीफोन कनेक्शन है उसी केबल को आप अपने कंप्यूटर से जोड़ के डायल अप कनेक्शन के थ्रू नेट कनेक्ट कर सकते हो, पर इसमें स्पीड बहुत कम होती है और इसमें दो काम एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप टेलीफोन लाइन पे कॉल कर सकते हो या तो नेट चला सकते हो। बट ये ऐसे एरिया में सर्विस यूज की जाती है जहाँ, और या ऐसी जगह ये सर्विस लेनी चाहिए जहाँ कोई दूसरी सर्विस अवेलेबल ना हो, ऐसा प्रेफर किया गया है। फिर दूसरा DSL दिया हुआ है, मतलब कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो DSL सर्विस यूजेज अब तो इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ किया जाता है जो डायल अप से काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है और इसे लेटेस्ट बनाया था DSL को। तो DLS में भी इंटरनेट में फ़ोन के भी कनेक्ट किया जाता है, लेकिन डायल अप
की तरह उसमें एक साथ एक काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, इसमें एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, इंटरनेट भी रन कर सकते हैं और फ़ोन लाइन में भी काम कर सकते हैं। तीसरा है केबल कनेक्शन और केबल सर्विसेज कनेक्ट द इंटरनेट विद केबल टीवी। तो केबल टीवी को कनेक्ट करने के लिए जिस केबल सर्विस का यूज़ किया जाता है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड कैन बी फास्टर, और ये डायल अप और DSL दोनों से फास्ट कनेक्शन होता है। मतलब हमारी टीवी में जो डेटा आता है जिसमें हम मूवीज़ और सीरियल वगैरह देखते हैं जो HD फॉर्म में होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, जो डायल अप और DLS दोनों से ज़्यादा फास्टर डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा कम ट्रांसफ़र होगा तो ब्लर आने लग जाता है या फिर रुक जाता है। तीसरा है सैटेलाइट, चौथा। तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट कनेक्शंस आल्सो यूजेस ब्रॉडबैंड्स बट डज नॉट रिक्वायर। तो सैटेलाइट भी ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं लेकिन उसमें टेलीफोन लाइन की या केबल की ज़रूरत नहीं होती। इट कनेक्ट्स द इंटरनेट थ्रू द मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स के थ्रू वर्ल्ड के किसी भी कोने में डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन ये कनेक्शन जो है वेदर या मौसम ख़राब होने से ट्रांसमिट होने में इसमें प्रॉब्लम आती है, और ये कई बार सैटेलाइट कनेक्शंस आर आल्सो यूजुअली स्लोअर देन, और DSL और केबल से स्लो होते हैं। फिर 3G और 4G है। तो 3G और 4G सर्विसेज मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, और ये वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क से, जबकि इस प्रकार के कनेक्शंस आर नॉट ऑलवेज एट फास्ट, और इस तरह के कनेक्शन हमेशा इस तरह के फास्ट नहीं होंगे जिस तरह के DSL और केबल कनेक्शन होते हैं। हाँ, कनेक्शन अब लो है, टावर कम है, तो ये जितना फास्ट केबल चल रहा है उतना फास्ट कनेक्टिविटी तो वायरलेस में प्रोवाइड करना मुश्किल है, क्योंकि अगर टावर या कनेक्शन या सिग्नल ही नहीं होगा, रिसीव होगा, तो कैसे वो रन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसको हिंदी में समझाने की कोशिश किए हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे HTML1 को किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है। थैंक यू।